खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में मौसम ने बदली करवट। दिल्ली नोएडा समेत कई राज्यों में तूफान की तबाही। राजस्थान में हीटवेव का रेड अलर्ट। देश के कई राज्यों में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिलने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट। मरीजों की स्क्रीनिंग सर्विलांस पर फोकस के निर्देश। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित जेपीसी की टोली उत्तराखंड की नब्ज। कहा, एक साथ चुनाव पर विरोध करने वालों के तर्क स्पष्ट नहीं। प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को शासन ने दी बड़ी राहत। बायोमेट्रिक के साथ अब मोबाइल से भी लगेगी हाजिरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सीएस आनंद बर्धन ने की समीक्षा बैठक। 10वीं की परीक्षा साल में 2 बार कराने की है तैयारी। विदेशी श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में किया पिंडदान। रसिया, इंग्लैंड और मलेशिया के श्रद्धालु पितरों का तर्पण करने पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। श्री हेमकुंड साहिब कपाट खुलने के अवसर में शामिल होंगे सीएम धामी। आपको बता दें, प्रथम जत्था का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सुबह करीब 11:30 बजे यानी अब से कुछ देर बाद श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। परिवहन विभाग में चयनित आरक्षियों को वितरण करेंगे नियुक्ति पत्र, जिसके बाद शाम करीब 4:30 बजे चयनित आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते नजर आएंगे और फिर 6 बजे शाम को करीब नीति आयोग की बैठक में भी वो शामिल होंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। श्री हेमकुंड साहिब कपाट खुलने के अवसर में शामिल होंगे सीएम धामी। सुबह करीब 11:30 बजे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और यहां मौजूद रहेंगे सीएम धामी, जिसके बाद परिवहन विभाग में चयनित आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। शाम करीब 4:30 बजे नियुक्ति पत्र वितरित करते नजर आएंगे सीएम धामी और फिर शाम 6 बजे नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, सीएम धामी का आज का कार्यक्रम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा प्रेस वार्ता की गई। ये प्रेस वार्ता देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में की गई, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह कठैत ने बताया कि पहले 8 मई से सदस्यता अभियान शुरू किया जाना था, लेकिन 7 मई को हुई पहलगाम की घटना की वजह से स्थगित कर दिया गया है। अब पुनः सदस्यता अभियान शुरू किया गया। ये अभियान विधानसभा स्तर पर चलाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़े जाएंगे। अब आपने बोलना है, आपकी ड्यूटी लगी थी भाई। आप जाकर के भैंस बंधी हुई उस थाने में बताओ, जो कि पुलिस ने उस चीज को सीज कर देना चाहिए था, वहाँ बोर्ड लगना चाहिए था। पीड़ित परिवार है ना, पीड़ित परिवार को दबाव किया गया, जो हमारे 13 दिन में ट्रेनिंग होते हैं और जो आरोपी परिवार है उन्होंने दबाव बनाया कि इसका 3 दिन में ही हम मतलब ट्रेनिंग। एक तो हमारा संगठन है जो क्योंकि 8 तारीख को होना था, वो आज कल हुआ और पूरे उत्तराखंड में बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्रथम हमने 10 लाख मेंबर बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है और वो लगभग 35 विधानसभाओं की हमारी चली गई। अब निश्चित आशा है, इसमें आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आपने पब्लिक के सामने उत्तराखंड क्रांति दल को ठीक से प्रस्तुत करा, उसका प्रतिफल उत्तराखंड क्रांति दल को मिल रहा है। आप लोगों का भी धन्यवाद और जनता का भी धन्यवाद।
और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून नगर निगम डोर टू डोर कूड़ा उठान व्यवस्था को और भी बेहतर करने में लगा हुआ है। इसी को लेकर बुधवार को नगर निगम देहरादून में प्रेस वार्ता की गई। ये प्रेस वार्ता नगर आयुक्त नमामि बंसल द्वारा आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि जब से नगर निगम ने वाटर ग्रेस के 47 और इकोन कंपनी के 26 वार्डों से कूड़ा उठान की व्यवस्था खुद संभाली है, तब से व्यवस्था बेहतर हुई है। सभी टीमें लगातार कूड़ा उठान व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए काम कर रही हैं। नगर निगम ने 47 वार्ड का कूड़ा उठान अपने हाथ में लिया था और 2 माह से वो इस कार्य को कर रहा है। उसका एक कंपैरेटिव डेटा हमने शेयर किया है कि किस प्रकार से पहले जब कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा था तो हमारी डोर टू डोर कवरेज लगभग 50% के आसपास थी और अब हम उसको बढ़ा करके 80% से अधिक पर ले आए हैं। इसके अलावा इकॉन भी जिन वार्ड में कार्य कर रहा था उसको भी किन्हीं कारणों से हमें नगर निगम को अपने हाथ में लेना पड़ा। मामला अभी भी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन भी है। उसमें भी किस प्रकार से नगर निगम और कवरेज को बेहतर करते हुए कार्य कर रहा है। लगातार सभी वार्ड्स में कूड़ा उठान के व्हीकल्स जा रहे हैं। कुछ वार्ड्स में 3 से 4 वाहन भी हम कूड़ा उठान के लिए भेज रहे हैं, एज पर जो वहाँ पॉपुलेशन है, जितने संस्थान है उसको देखते हुए। जिन वार्ड्स में 1 वाहन जा रहा है उसको भी मल्टीपल ट्रिप्स लगाने का और ट्रांसफर स्टेशन से दूरी के आधार पर तय करते हुए व्यापक प्लानिंग की गई है। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां मेंगखोह नदी में गिरते गंदे नाले और अवैध अतिक्रमण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी का पारा बुधवार को 7वें आसमान पर पहुंच गया। दल बल के साथ मौके पर पहुंचे ऋतुभूषण ने मौके पर न केवल अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, बल्कि अतिक्रमणकारियों को भी उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान एसडीएम और नगर आयुक्तों को भी विधानसभा अध्यक्ष ने जमकर लताड़ा और अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ऋतुभूषण का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो मौके पर ही अधिकारियों को जमकर लताड़ती हुई नजर आ रही हैं। कैमरे लगाइए, आप कैमरे लगाइए। जो कूड़ा फेंक रहा है उसके ऊपर चालान करो। चालान का तो हमारे और चालान नहीं देगा इसको जेल भेजो। नहीं पता है मुझे, ये नाला यहाँ से आप कुछ करो, जहाँ ले जाते हो ले जाओ, अपने घरों में ले जाओ, नदी में नहीं। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार की करनी और कथनी का जीता जागता उदाहरण है कपकोट। विधानसभा का उप तहसील शामा वर्ष 2016 में भूमि पूजन और वर्ष 2020 में लोकार्पण होने के बाद भी शामा उप तहसील मात्र भवन निर्माण तक ही सीमित रह गया। स्थानीय जनता द्वारा कई बार शासन प्रशासन और विधायक को अवगत कराने के बाद भी कोई समाधान नहीं हो पाया, जिस कारण स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता में रोष व्याप्त है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि विधायक कपकोट सभी मंचों से कहते हैं कि विकास और सभी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में रह रहे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि बिचला दानपुर की लगभग 22,000 की आबादी अपने छोटे छोटे कामों के प्रपत्र बनाने के लिए आज भी 30 किलोमीटर दूर कपकोट तहसील पर निर्भर होना पड़ रहा है। यदि सभी कार्यों के लिए कपकोट ही जाना था तो शामा उप तहसील में बना 3 करोड़ के भवन का क्या औचित्य है। हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि अविलंब उप तहसील शामा में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती कर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई जाएं, ताकि क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिल सके। ले ले ताजा तहसील के काम के लिए आते हैं तो कौन झूठ बोल रहे हो। तहसील ये आज हो गया जब शामा में देशी केंद्र था तब विधायक आई वो दिन से बंद है। जब विधायक जी ने कहा ना यहाँ 15 दिन के अंदर सारा स्टाफ तब से बंद। जहां पर आप देखेंगे चैनल में ताला लगा हुआ है। इस भवन का निर्माण कांग्रेस की सरकार में 2016 में भूमि पूजन हुआ था।
इसका लोकार्पण 2020 में हुआ। आज ये भवन की स्थिति देखकर लग रहा है कि यहां पर को ना विद्युत व्यवस्था यहां पर को है, ना यहां पर को संचार की व्यवस्था है। इस भवन को देखकर लग रहा है कि किस तरीके से ये भवन बना होगा लोगों की आशाओं के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए। जो बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं कि विकास अंतिम छोर तक पहुंचाने की बात है, तो यहां पर को खाता खतौनी निकालने के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आधार अपडेट करने के लिए कोई भी व्यक्ति यहां पर को नहीं है। लोगों का धन का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों के समय का दुरुपयोग हो रहा है। मैं सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं कि इस उप तहसील परिसर को जल्द से जल्द सुचारू करा जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वर्गीय बीएस रावत की पुण्यतिथि स्मृति के मौके पर प्रत्येक वर्ष ऑप्टिमम टेनिस एकेडमी चूना खान के 2 राष्ट्रीय रैंक की टेनिस प्रतियोगिताएं फैन स्पोर्ट्स क्लब के सहयोग से आयोजित की जा रही हैं। प्रतियोगिताएं 31 से 6 जून तक मेंस ओपन और 7 जून से 13 जून तक सुपर सीरियस बॉयज एंड गर्ल्स का प्रथम बार आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट के सचिव अवनीश रस्तोगी ने बताया कि फैन स्पोर्ट्स क्लब के बैनर तले एकेडमी 2024 में भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आईटीएफ और फैंस कप इवेंट का सफलतम आयोजन करा चुकी है। आईटीआ के रेफरी एंटोनी डिसूजा की निगरानी में 4 से अंपायर की टीम इसके सफल संचालन हेतु मुंबई 30 मई को यहां पहुंच रही है। अध्यक्ष डीजीए नैनीताल डॉक्टर समीर वर्मा जी, मैं स्वयं एचके पांडे, सेक्रेटरी डीजीए नैनीताल। ये 31 मई से 6 जून तक राष्ट्रीय स्तर की आईटा मेंस ओपन एक प्रतियोगिता कराई जा रही है, जो कि 1 लाख प्राइज की है। दूसरी प्रतियोगिता उसी के साथ कराई जा रही है, वो है 7 जून से लेकर के 13 जून तक, जो कि अंडर 12 और अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है। ये 2 प्रतियोगिताएं हम इस क्षेत्र में प्रथम बार कराई जा रही हैं। इससे पूर्व ऑप्टिमम टेनिस एकेडमी ने यूटीए और डीटीए और फैन स्पोर्ट्स क्लब के सहयोग से आईटीएफ एमटी 100 कराया था अक्टूबर में, जो कि बहुत सफल रहा था। उसी का उच्चीकरण अब एमटी 200 जो है वो अक्टूबर में कराया जाना सुनिश्चित हुआ है। डीटीए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट टेनिस एसोसिएशन नैनीताल 2019 में एस्टेब्लिश हुई थी। तब से उसका ये प्रयास रहा है कि स्थानीय क्षेत्र में अधिक से अधिक टेनिस खेला जाए और टेनिस को प्रमोट किया जाए। इसी क्रम में ऑप्टिमम टेनिस एकेडमी, जैसा भी रावत साहब ने बताया, वहाँ 6 कोर्ट हैं और फ्लड लाइट कोर्ट हैं और बड़ा वहाँ पर लगातार टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं। तो निश्चित ही इस तरह के टूर्नामेंट से स्थानीय क्षेत्र में टेनिस को विभिन्न आयु वर्ग में जो है प्रमोशन मिलेगा और अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर भी जो है आगे भविष्य में जो है देखने को मिलेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार में कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के मिशन पर जुटे हैं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोभाल। इसी कड़ी में उन्होंने पथरी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने थाना परिसर की व्यवस्थाओं से लेकर तकनीकी सुविधाओं तक का गहन मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने साफ सफाई, भवन की स्थिति, रिकॉर्ड्स के रखरखाव और अभिलेखों की समयबद्ध एंट्री पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने स्टाफ को निर्देशित किया कि कुर्की वारंट जैसे लंबित मामलों को प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाए। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने के निर्देश भी एसएसपी ने दिए। एसएसपी ढोभाल ने सीसीटीएनएस पोर्टल पर जीडी की ऑनलाइन एंट्री को समय पर किए जाने और नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याओं को तुरंत दूर करने पर जोर भी दिया। थाना पथरी का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसमें थाने के रखरखाव के साथ साथ हमारे जो कर्मी किन दशाओं में यहाँ रहते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है और जो हमारे संसाधन हैं जो यहाँ पर थाना पथरी में दिए गए हैं, उनका क्या ये उपयोग हो रहा है और किस तरीके से जो आमजन यहाँ पर आते हैं उनके यहाँ पर क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उसके सॉल्व करने के लिए इनके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं।
जी निरीक्षण को तैयार है। और अब सीधा आपको ले चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। के कल्याण की कामना के साथ वह मांगलिक अनुष्ठान शुरू होता है। और यह कहां से आया? यह वेद के उस महत्वपूर्ण सूत्र से निकला हुआ है जो हमारे वैदिक ऋषियों ने इस सृष्टि के संरक्षण के लिए हम सब से एक आश्वस्ति चाहिए थी। यानी वैदिक ऋषि किस बात का आश्वासन हमें चाहता है? इस बात का आश्वासन चाहता है कि अगर मनुष्य को बने रहना है तो याद रखना, हमें इस चराचर जगत के बारे में सोचना पड़ेगा। केवल मनुष्य के बारे में नहीं, केवल जीवों के बारे में नहीं, केवल जंतुओं के बारे में नहीं, हमें उसकी उस पूरी विविधता के बारे में जिस पर जीवन चक्र आधारित है, इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए तो अथर्ववेद ने कहा है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितना कर पा रहे हैं, यह आज एक प्रश्न हम सबके सामने है। और इसीलिए दुनिया के मंचों में 1992 में इस पे चर्चा प्रारंभ हुई होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम केवल सरकार के स्तर पर नहीं, बल्कि हम सबके सामूहिक प्रयास से जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो इसके परिणाम हमारे सामने देखने को मिलेंगे। खासतौर पर आप देखते होंगे इन सभी बातों को लेकर के मैं इस बात को मानता हूं कि जो व्यक्ति प्रकृति के जितने अधिक नजदीक रहेगा वह उतना ही अपने को स्वस्थ महसूस करेगा। और आज इसके बहुत सारे अच्छे प्रयास हमारे स्तर पर हो सकते हैं। कैसे हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, और इन कार्यक्रमों को लेकर के ही उत्तर प्रदेश का जो हमारा बायोडायवर्सिटी बोर्ड है उसने भी इन चीजों को लेकर के एक नए अभियान को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को, जिसे लेकर के आज नेशनल सेमिनार भी यहां पर आयोजित किया गया है, जिसका विजन ही इस बात को लेकर के है कि हम लोग इस अवसर पर एक हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी प्रकृति और सतत विकास में समन्वय, एक सामंजस्य कैसे हम बना सकें। आप देख रहे होंगे, यानी हमें प्रकृति के साथ, पर्यावरण केवल मनुष्य नहीं है, जीव नहीं है, जीव जंतु और वहां की भौगोलिक और स्थानीय पारिस्थितिकी, इन सबको मिलाकर के जो एक उस वहां की जो एक वातावरण बनता है वो अपने आप में पर्यावरण कहलाता है। यानी प्रकृति और पुरुष का एक समन्वित जो रूप है वही पर्यावरण है। लेकिन उसमें समन्वय बनाने का काम किस रूप में हो सकता है? आज हम लोग देखते हैं हर कार्य के लिए हम लोग सरकार पर निर्भर होते हैं। आप याद करिए, पहले प्राचीन समय में हम लोग इस बात को देखते थे हर गांव में, और ये राजस्व संहिता का हिस्सा भी होता था। हर गांव में खलिहान की भूमि होती थी, लोग खेतों में आग नहीं लगाते थे। यानी फसल कटने के बाद पराली का व्यवस्थित प्रबंधन किस रूप में होता था, ये हम सबके संज्ञान में है। हम सब जानते हैं प्राचीन, यानी आज से कम
35-40 वर्ष पहले लोग इस बात को लेकर के बहुत आग्रही हुआ करते थे। गांव में खाद का गड्ढा भी एक होता था जिसकी नवेयत चेंज नहीं होती थी। खाद का गड्ढा है तो खाद का गड्ढा है। गांव का जितना भी सॉलिड वेस्ट होता था उसको लोग वहां खाद के गड्ढे में डालते थे और फिर साल भर में जब कंपोस्ट होता था फिर उसको वहां से निकाल करके अपने खेतों में उसको डाल देते थे। कंपोस्ट के रूप में गांव के अपने खेत में किसान उसका उपयोग करता था, गांव के लोग अपने खेतों में करते थे। अगली बार के लिए गड्ढा तैयार हो जाता था। हर गांव में तालाब होता था। तालाब में गांव की नालियों का पानी नहीं जाता था। तालाब गांव में स्वच्छता के प्रतीक होते थे। लोग उस जल को ग्रहण भी करते थे। बाहर का तालाब होता था तो गाय भैंस से भी उसका पानी पीते थे, लोग कपड़ा भी धो लेते थे। समय पर जैसे जैसे सुविधा बढ़ती गई हमने गांव के खाद के गड्ढे को भी कब्जा करवा दिया। खलिहान की भूमि पे कब्जा हो गया, गौचर भूमि पे भी कब्जा हो गया और गांव के तालाब को हम लोगों ने गांव के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बना दिया। इसने नई नई बीमारियां भी दी हैं। तमाम प्रकार की नई बीमारियां, इंसेफ्लाइटिस वहीं से शुरू होता है। मच्छर होंगे तो उस मच्छर से मलेरिया भी फैलेगा। उस मच्छर से तमाम प्रकार के अन्य बीमारियां भी उसके माध्यम से फैलेंगी। यानी स्वयं मनुष्य के द्वारा अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए जो रणनीति अपनाई गई वो स्वयं उसके लिए कैसे आत्मघाती सिद्ध हो रही है ये आप देख सकते हैं। और इसीलिए आज हम इन बातों पर जरूर विचार करें कि क्या हर कार्य के लिए सरकार पर ही निर्भर रह करके हम कर सकते थे। पहले गांव तो आत्मनिर्भर हुआ करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की। एक ग्राम स्वराज का एक मॉडल था हमारा गांव। विवाद नहीं थे, गांव के लोग मिल बैठ करके पंचायत पंच परमेश्वर के सामने उन समस्याओं का समाधान करते थे। तालाब की भूमि आरक्षित होती थी, खलिहान की भूमि आरक्षित होती थी, गौचर की भूमि आरक्षित होती थी, खाद का गड्ढा आरक्षित होता था। गांव का पूरा सॉलिड वेस्ट खाद के गड्ढे में जाएगा, फसल खलिहान में आएगी, गौचर भूमि गाय के चराने के लिए उपयोग में आएगी। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उस पर काबिज नहीं हो सकता था। और गांव में हर व्यक्ति ने या तो अपना सोख्ता बना के रखा हुआ था या फिर गांव की नाली गांव के बाहर कहीं जाकर के दूर उसको बहा दिया जाता था। आवश्यकता भी कम थी। लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जल स्रोत की पूजा करते थे। हर उस पवित्र कार्य को हम लोगों ने अपनी आराधना से जोड़ा था जो मनुष्य के जीवन के लिए और जीव सृष्टि के लिए उपयुक्त था। कौन सा ऐसा जीव है जिसको हम सनातन धर्मावलंबी किसी न किसी देवी देवता के साथ न जोड़ते हो? कौन सा ऐसा है? और हमारा पूरा जीवन ही उस पूरी यानी जीव जगत के साथ जुड़ी हुई थी। हमने पेड़ों की भी पूजा की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।